इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मैं बुंदेलखंड विकास निधि के समस्त कार्यकर्ताओं, संस्था के सभी निदेशकों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव काल में इस अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। साथियों एवं सभी सम्माननीय सज्जनों, यह वार्षिक आम सभा हमारी 5वीं आम सभा है। 2017 से प्रारंभ हुआ यह मिशन आज अपने 5वें वर्ष में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया है। 6 जून 2017 को भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विधिवत लाइसेंस जारी होने के बाद उसी वर्ष 22 अक्टूबर 2017 को परम आदरणीय संत श्री मन्नत बाबा के आशीर्वाद से जो यात्रा हमने आप सभी के सहयोग एवं शुभकामनाओं से प्रारंभ की, वह आज तक अनवरत रूप से जारी है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह मिशन और अधिक शक्तिशाली बनकर आप सभी के सामने आएगा। मित्रों, पिछले 5 वर्षों की यह हमारी यात्रा आसान रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी नई संस्था को जो वित्तीय क्षेत्र में कार्य कर रही हो, नकारात्मकता और निराशा के माहौल को स्थानीय स्तर पर सकारात्मकता में परिवर्तित कर आगे बढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं था। किंतु ईश्वरीय कृपा और आप सभी के विश्वास के साथ हमने अपनी इस पिछले 5 वर्षों की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, वर्ष 2020-21 के 2 वर्ष में किसी चुनौती से कम नहीं रहे हैं। जब पूरे विश्व को कोविड जैसी महामारी का सामना करना पड़ा है, वह एक ऐसा समय था जब मनुष्य को अपना अस्तित्व बचा पाना भी असंभव सा लग रहा था। ईश्वरीय कृपा से हम सभी इस प्राकृतिक प्रकोप से सकुशल बच गए और अपना कार्य जारी रख पाए। यह भी ईश्वरीय कृपा का साक्षात प्रमाण है।
इस वर्ष जब हम अपने 5वें वर्ष में चल रहे हैं, तब पूरे विश्वास से हम ये घोषणा कर रहे हैं कि आपकी कंपनी सफलतापूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में न केवल स्थापित हो गई है, बल्कि जैसा कि पिछले वर्ष हमने घोषणा की थी कि वर्ष 2022-23 में जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है, इस वर्ष के अंत में अपना पहला लाभांश भी घोषित करने योग्य हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आप सभी के सक्रिय सहयोग और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी, जिसके लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद और साधुवाद। संस्था का विस्तृत वित्तीय विवरण मेरे इस व्याख्यान के बाद मुख्य कार्याधिकारी विकास चतुर्वेदी जी आपके समक्ष रखेंगे। इसे ध्यान से देखें और यदि कहीं कोई तथ्य समझ में ना आए तो आप तो अवश्य पूछने का कष्ट करें। उनके विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के बाद आप सभी सम्माननीय अतिथिगणों में से कुछ महानुभाव यदि अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया या सुझाव देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत करेंगे। और अंत में आप सभी के लिए एक दोपहर भोज का भी प्रबंध किया गया है, जिसे ग्रहण कर आप हमें कृतार्थ करेंगे, ऐसी हमें आशा है। एक बार पुनः हम आप सभी का इस 5वीं वार्षिक आम सभा और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, धन्यवाद। सभी सम्माननीय अतिथियों का इस सभागार में एक बार फिर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव काल भी है। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसकी भी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आप सभी ने देखा होगा जो सबसे बड़ी उपलब्धि तमाम परेशानियों के बाद पिछले 2 वर्ष जो जिस तरह से कोरोना का काल रहा, पूरे विश्व में जिस तरह से भयावहता देखी, बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य समस्या पैदा हुई, उस तमाम समस्याओं के बीच में जहां बड़े बड़े राष्ट्र धराशायी हो गए, अमेरिका और पूरा यूरोप मंदी की चपेट में आ गया, भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ सभी लोग एक बार जोर से भारत का सम्मान के लिए तालियां बजाएं। व्यक्ति की उपलब्धि भी है और एक राष्ट्र की उपलब्धि भी है कि तमाम परेशानियों के बीच भी हम आगे बढ़े और ऐसे आगे बढ़े कि ब्रिटेन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था उन्हें पीछे छोड़ दिया। जिन अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया था, जो अंग्रेज यहाँ से पैसा लेके गए और उन्होंने औद्योगिक क्रांति वहाँ पे करी और बहुत बड़ा औद्योगिक राष्ट्र उन्होंने बनाया, उन अंग्रेजों को भी हमने पीछे छोड़ दिया। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। खासकर पिछले 2 वर्षों का यदि हम कार्यकाल देखें, जिस तरह से समस्याएं पैदा हुई, किस तरह से सरकार ने सामना किया और हम सब ने उनका सहयोग किया, ये बहुत बड़ी विलक्षण उपलब्धि है। इसके लिए भारत सरकार को और हम सभी को एक बार साधुवाद। प्रतिवर्ष हम लोग अपना एक वार्षिक वित्तीय विवरण आप लोगों के समक्ष रखते हैं और ये 5वीं परंपरा है, 5वां अंक है इसका। अंतर केवल ये हुआ है कि इस वर्ष वेन्यू बदल गया है। अभी तक हम लोग इसको यहाँ का एक स्थानीय होटल है 4 सीजन, उसके सभागार में किया करते थे। इस बार वेन्यू बदला है और ये ला कैपिटल में आए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी की प्रगति का सूचक है कि कंपनी अब धीरे धीरे अपने वेन्यू बदले, अपने एक अच्छे होटल में हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये आप सब लोगों का सहयोग, शुभकामनाएं सारा है। इसी के कारण ईश्वरीय कृपा इसके ऊपर, इसके कारण आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप सब लोगों का एक बार फिर से इसमें धन्यवाद। तो ये प्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट आप सभी लोगों के समक्ष आगे जो हमारे अतिथि बैठे हैं वो देख सकते हैं कि उनके टेबल के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट की प्रति रखी गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने अंशधारकों को, अपने सदस्यों को और अपने सम्माननीय अतिथियों को ये बताए कि पूरे पिछले 1 वर्ष में हमने किया क्या है। तो ये एक तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जैसे बच्चे अपनी प्रगति रिपोर्ट साल के अंत में अपने माता पिता को दिखाते हैं, तो ऐसे ही ये हमारी प्रगति रिपोर्ट है जो हम हमारे
सम्माननीय अतिथियों को, सम्माननीय शेयरधारकों को, सदस्यों को बताते हैं। तो इसकी विस्तृत प्रति ये आपके सामने है और आपसे उसके लिए एक प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है। आप चाहें तो इसका विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं, उपलब्ध रहेगी हमारे कार्यालय में हमेशा। और यदि आप विश्वास करें तो ये सारा प्रेजेंटेशन समराइज वे में पावर पॉइंट के द्वारा हमने तैयार किया है, जिसको आप सभी देखेंगे। और इसमें इसके बाद जो भी बहुमूल्य सुझाव आपके हैं वो जरूर आप दें, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में, अपने सिस्टम को और अच्छा बनाने में मदद मिलती है। और आगे यात्रा हमारी अभी निधि कंपनी से, आप सभी लोगों के सहयोग से अगले वर्षों में NBFC बनाने का प्लान है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इस बुंदेलखंड क्षेत्र की संभवतः पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होगी जो बनने जा रही है, बुंदेलखंड विकास के नाम से। और इसके बाद आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो एक फुल फ्लैश बैंक, जिसको एक स्वप्न है कि बुंदेलखंड का एक ऐसा बैंक हो जो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा संचालित किया जाए, और उसका हेड ऑफिस भी यही छतरपुर में हो। अभी तक जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे मुंबई से ऑपरेट होते हैं, तो ये विशेष बात हो कि इसका प्रधान कार्यालय भी छतरपुर में ही हो और फिर उसकी शाखाएं पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में फैले। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। हमारा अपना बैंक, बुंदेलखंड का बैंक, बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा संचालित बैंक है, और सारे उसके जो अंशधारक हैं, सारे उसके जो डिपॉजिटर्स हैं, जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, और उन्हीं के द्वारा ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये विश्वास की भावना है। जैसे जैसे ये कार्य आगे बढ़ेगा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, और आपका सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्ष पहले जब हमने इस यात्रा को प्रारंभ किया था तो विश्वास था कि हम अपनी नीति में सही हैं, नियत में सही हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बीच में 2 साल कोरोना का समय रहा और बहुत सारी परेशानियां सभी ने झेली, हम लोग भी थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर हुए उससे, तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिपोर्ट में परिलक्षित भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज रही कि हमारी यात्रा कहीं रुकी नहीं, आगे ही बढ़ते रहे कंटिन्यूअसली, मतलब ग्रोथ आपको हम दिखाएंगे। तो ये विशेष बात है कि तमाम परेशानियों के बीच भी हमारी ग्रोथ में कोई कमी नहीं आई। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से उनको हमने समय रहते पूरा भी किया, और आज सफलतापूर्वक इस 5वें वर्ष में हम सभी लोगों के, आप लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद। हमारे गुरु जी हैं ये श्री मन्नत बाबा जी, जो मूलतः अभी भोपाल में रहते हैं। इनके बारे में थोड़ा बताना ये चाहूँगा क्योंकि ये बड़ी विलक्षण व्यक्ति हैं। ये मूलतः एक रेडियोलॉजिस्ट थे, MD रेडियोलॉजी थे, और FRCS इन्होंने किया हुआ था, और लंदन में ये प्रैक्टिस करते थे। वहाँ पर उनको हनुमान जी की अहद की कृपा हुई, और इसके बाद उन्होंने उस प्रोफेशन से वो एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक गुरु बने हैं, और बड़े ही इंटेलेक्चुअल गुरु हैं। आप कभी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि एक आदमी के अंदर इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। हर विषय की जानकारी आपको देंगे। अगर आप इतिहास पर चर्चा करेंगे तो वो, मुझे विश्वास है, शुक्ला सर बैठे हुए हैं, उनको ये लगेगा कि हम अपने किसी बराबर वाले से चर्चा कर रहे हैं। या यदि कोई आप कॉमर्स के बारे में चर्चा करेंगे तो उनको लगेगा कि कोई कॉमर्स को जानने वाला व्यक्ति है। अगर विश्व के बारे में चर्चा करेंगे तो आप इटली की बात कर लीजिए, आप यूरोप की बात कर लीजिए, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, हर जगह घूमे हुए हैं, तो एक एक स्थान के बारे में जानते हैं। व्यक्तियों के बारे में तो बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज और हीलिंग पावर। आपका जो जब आप हनुमान जी का आवाहन करते हैं तो आप यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देते हैं उसकी पूरी जीवन बदल जाता है। और कई लोगों को कह के, खासकर जो नशा करते हैं जो लोग, उनको नशा छुड़ाने के लिए पूरी तरह से वो रहते हैं कि आप एक बार इनकी सभा अटेंड कर लीजिए, आप नशा छोड़ दें। कितने लोगों को नशा छुड़वा दिया इन्होंने। और अभी कुछ समय पहले एक इनके शिष्य हैं, उनके फार्म हाउस में एक अचानक वो अपनी कोई कार्य करवा रहे थे, तो उसमें हनुमान जी की एक प्रतिमा प्रकट हुई। बहुत पुरानी, करीब गुप्त काल की प्रतिमा वो बताई जा रही है। आर्कियोलॉजिकल वालों ने उसको टेक ओवर किया, और उसके बाद उसको देखा गया, उसकी कार्बन डेटिंग टेस्ट की गई, तो पता चला कि वो करीब आज से करीब 1500-1600 साल पुरानी प्रतिमा है। तो इससे अंदाजा ये लगा कि उस क्षेत्र में उस समय आवागमन होता होगा। कालांतर में वो मंदिर टूट गया, जमीन के अंदर दब गया, और वो आज वो प्रतिमा निकल कर आई। तो वो गुरुजी के शिष्य थे, उन्होंने गुरुजी को ये बताया। गुरुजी का कहना ये था कि ऐसा मुझे स्वप्न 15-20 दिन पहले आ चुका था कि कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है। अब एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं पता थी, लोकेशन यहाँ मिल गई, और आज वहाँ पर एक बहुत अच्छा मंदिर बनने जा रहा है। अभी एक मंदिर है वहाँ पर जो बहुत अच्छा है। आप कभी भोपाल जाए तो भोपाल विदिशा रोड के ऊपर
एक अब्दुल्ला बरखड़ी गांव है, वहां पर ये फार्म हाउस है जिनका शर्मा जी का, उनके फार्म हाउस में ये मंदिर है। बहुत अच्छा, गुरु जी से जरूर मिले, बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु जी हैं और इनकी प्रेरणा शुरू से रही। आज भी जब भी हम कोई काम करते हैं इनसे जरूर आशीर्वाद लेते हैं और इनकी प्रेरणा से ही सारे काम सफल होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक गुरु का जो एक सम्मान, एक आध्यात्मिक गुरु का जो सम्मान होना चाहिए, मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। गुरु जी आशीर्वाद दें। जैसे कि मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, तो हम लोग हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को बिल्कुल नियम से सुबह 8 बजे ध्वजारोहण करते हैं और उसमें सारे स्टाफ के लोग हमेशा आते हैं और उसके बाद पूरा कार्यक्रम राष्ट्रगान के साथ। और इस बार का ये फोटो है, थोड़ा इसको पीछे का बैकग्राउंड बहुत चेंज किया है, बाकी मूल फोटो ऐसे ही है। ये हमारा विजन और मिशन है कि किस तरह से हमने इसको 6 जून 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लाइसेंस के बाद इसको प्रारंभ किया था। हमारा विजन और मिशन और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको दिया गया है और बेसिक जो आवश्यकता होती है पैन नंबर और टैग नंबर की, किसी भी जो हमारे ग्राहक होते हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है उनका एक पीडीएस को किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, उसका एक नंबर जरूरी होता है, वो टैग नंबर तो भारत सरकार ने हमें रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, श्री ए.आर. चौबे जी हमारे पिताजी और माता जी श्रीमती सुधा चौबे, धर्मपत्नी श्रीमती वर्षा चतुर्वेदी और श्री सुधीर शर्मा जी। ये भी बहुत ही विलक्षण व्यक्ति साथ में है कि ये योग गुरु हैं और मूलतः ये इटली के नागरिक हैं और खजुराहो में इनका एक अपना कारोबार है, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और आज अचानक उनको क्योंकि कुछ इटली में उनके काम थे तो अभी 2 दिन पहले वो बाहर निकल गए हैं। कुछ प्रीवियस वो इटली में थे, उस समय उनकी माता जी यहाँ एक्सपायर कर गई तो वो हमको बीच में अपना कार्य छोड़ के आना पड़ा और अब वो फिर से वापस हम चले गए हैं। हमारे लगातार संपर्क में रहते हैं। ये मेरा अपना फोटो है जिसकी ज़्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ प्रोडक्ट है हमारे। हम लोग एक्चुअली सेविंग अकाउंट 2 तरह के बचत खाते अपने मेंबर्स को देते हैं। जो हम लोग सामान्य बैंकों में जो अकाउंट होल्डर बनाते हैं, हम यहाँ पर उनको मेंबर्स बनाते हैं। सबसे पहले अपने उद्देश्यों से जोड़ते हैं। तो 2 तरह की सेविंग अकाउंट है जिसमें हम 4% और 6% तक का उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर। और जो 6% है उसके लिए मिनिमम बैलेंस 5000 कंपलसरी किया गया है कि 5000 रुपये आप उसमें रखेंगे तो आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे और जनरल में भी 4% का इंटरेस्ट देंगे। रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो अप टू 10% है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको थोड़ा सा एग्जैक्टेड लग सकता है करंट पोजीशन में कि करंट में ये रेट जो है 7.5-7 से ज़्यादा नहीं है। मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है जिसके अंतर्गत निधि कंपनीज को लाइसेंस दिया जाता है उसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई भी इस तरह का कारोबार होता है, क्योंकि इसको एक तरह का कम्युनिटी बैंकिंग सर्विस सेक्टर माना गया है कि कम्युनिटी के लोग आपस में मिलकर एक बैंकिंग संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो भारत सरकार इसमें ये प्रोविजन बनाए हुए हैं कि भारत सरकार का ये प्रोविजन है कि इसमें 2% जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज्यादा 2% ब्याज हम इसमें दे सकते हैं। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% या 9.5% दिख रहे हैं और ये एक्चुअल है। नोटिस जारी किया था ये 25 दिन पहले, जो मीटिंग आज 28 सितंबर को हो रही है उसकी करीब 25 दिन पहले 2 सितंबर को स्थानीय समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस आशय का एक विज्ञापन देना होता है जिसमें हम सभी सामान्य लोगों को, गणमान्य नागरिकों को, सामान्य जनता को और हमारे सभी जो शेयर धारक हैं सदस्य, हम सभी को सूचित करने के लिए उसका एजेंडा क्या है उसको पूरा बताने के लिए ये होता है। जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष का जो लेखा जोखा है वो रखा जाता है, बैलेंस शीट पे डिस्कशन होता है और इसके अलावा कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैनल से हमें दिए जाते हैं। उनको हमें अपॉइंटमेंट का दिखाना होता है 1 साल के लिए। हर साल नया ऑडिटर हमें मिलता है और वो ऑडिटर हम 1 साल को हमारे ऑडिट करता है, अगले साल फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पैनल से दूसरे आदमी को भेजती है। तो ये इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं सारे सिस्टम में पारदर्शिता रहे, क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा आदमी नहीं है। हम ऑडिट अपने अकाउंट्स को उसके हिसाब से नहीं बना सकते।
इसलिए अगर वो आउटसाइडर कोई होगा तो नेचुरली वो बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक टोटल 227 मेंबर्स को हमने जोड़ा है, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर जो था अप्रैल, मई और जून का, उसमें 19 मेंबर आए हमारे पास। सेकेंड क्वार्टर में 73 मेंबर्स आए, थर्ड क्वार्टर में 66 मेंबर है और फोर्थ क्वार्टर में 69 मेंबर है। जो फर्स्ट क्वार्टर है ये कोरोना के जस्ट बाद का पीरियड है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लेगिसनेस रही, लेकिन बाद में इसको पकड़ लिया गया। अगर हम इसका इस तरह से एनालिसिस करें तो 2019 में 868 मेंबर हमने बनाए थे, 2020 में 862, 2021 में 323 और 2022 में 227 मेंबर बने हैं। तो थोड़ा सा पिछले 2 सालों का जो मैंने आपको बताया, कोरोना का प्रभाव कहीं ना कहीं इस कार्य में यहाँ पे दिखा है। और ये नेचुरली इस साल और अच्छी प्रोग्रेस आई है, हम इस पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो टारगेट है ये हमने अभी 4 महीने में ही अचीव कर लिया है, क्योंकि इसमें मैंडेटरी होता है, सरकार की गाइडलाइन है कि कम से कम 200 कंपल्सरीली मेंबर आपको हर साल बनाने ही हैं नए। तो पिछले साल 2 साल में थोड़ा सा रहा, लेकिन फिर भी 227 मेंबर हमने बनाए थे। अब ये कैश फ्लो और कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो का चार्ट आपके सामने है कि किस तरह से हमारे पास जो भी बिजनेस है वो किस तरह से आता है और किस तरह से हम उसको रिवर्ट करते हैं, लोगों को देते हैं। क्योंकि आउटफ्लो का मतलब ये है कि साथ में पेमेंट्स भी जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि हम केवल उसको डिपॉजिट करते जा रहे हैं, साथ में साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस भी है कि जो भी पैसा आता है उसका रिफंड भी होता है। जब जैसे किसी की मैच्योरिटीज हो जाती है, किसी को प्री मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं उनका लोग पेमेंट लेते हैं, तो वो सारा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है। अप्रैल में हमारे पास 44,35,929 रुपए का डिपॉजिट आया और अगेंस्ट हमने 40,15,591 रुपए का पेमेंट रिलीज किया। मई में 55,83,350 आप देख रहे हैं, और डिपॉजिट जो पेमेंट हुआ वो 55,57,851 रुपए का हुआ। जून में डिपॉजिट थोड़ा बढ़ा, 73,89,239 रुपए का, और पेमेंट हमने किया 67,27,976 रुपए का। जुलाई में 69,89,739 का और 68,78,51 रुपए का जुलाई में पेमेंट रिलीज हुआ। अगस्त में 93,10,991 रुपए का हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ और 90,27,176 रुपए का आउटफ्लो हुआ, यानी ये पेमेंट रिलीज हुआ है। इसी तरह से सितंबर में 80,32,454 रुपए का इनफ्लो हुआ, कैश आया, और 79,12,491 रुपए का हमने पेमेंट रिलीज किया है। अक्टूबर में जाके ये 74,41,555 और जो हमारा पेमेंट रहा 75,848 रुपए का। नवंबर में 63,20,718 रुपए का है और 63,45,462 रुपए का कैश आउटफ्लो है, यानी पेमेंट हुआ है। दिसंबर में ये डिपॉजिट थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि इसमें कुछ हम लोगों ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, वो क्लोज हुई थी, तो 2,18,42,131 रुपए का पेमेंट हमने रिसीव किया है। अलग अलग स्कीम्स में लोगों ने डिपॉजिट किए थे, तो 2,18,42,131 रुपए का हमने पेमेंट कैश इनफ्लो हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, और साइमल्टेनियसली 1,03,0618 रुपए का पेमेंट रिलीज किया। तो पेमेंट भी हायर हो गया और डिपॉजिट भी हायर रहा। जनवरी में 78,38,474 का और इसी तरह से 73,47,392 रुपए का हमारा ये आउटफ्लो रहा। फरवरी में 68,69,524 रुपए का कैश इनफ्लो था और 57,17,173 रुपए का कैश आउटफ्लो है। मार्च में एक बार फिर से डिपॉजिट थोड़ा बढ़ा, 1,11,93,450। वित्तीय वर्ष का क्योंकि आखिरी महीना होता है तो सारा जो कंसंट्रेशन है वो डिपॉजिट पर बढ़ जाता है। 1,11,93,450 रुपए का हमारे पास डिपॉजिट आया और साइमल्टेनियसली 1,20,22,515 रुपए का हमने पेमेंट भी दिया है। ये सारे फिगर जो है ये ऑडिटेड है और ये रिपोर्ट में दर्ज है। इस तरह से टोटल यदि हम बात करें तो करीब इनफ्लो अमाउंट हमारा रहा 10,32,47,645 रुपए का, और आउटफ्लो यानी जो पेमेंट रिलीज हुए 9,40,00,00
83,144 रुपए की। तो ये कोशिश की जाती है कि सारा संतुलन बना रहे, ताकि हमारे इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस भी रहे कि समय पर उनका पैसा भी हम रिफंड करते हैं। और इस मामले में बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हम बहुत क्लियर रखते हैं। सेम डे जिस दिन मैच्योरिटी होती है उसी दिन उसके सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। वो चाहे तो उसको विड्रॉ भी कर सकता है, या चाहे तो किसी अपने पर्सनल अकाउंट में जो उसका नेशनल बैंक में अकाउंट है वो अकाउंट दे देगा। 24 आवर्स में वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये भी हमारे पास इसका भी रिकॉर्ड रहता है। अब यदि हम इसको ईयर वाइज देखें तो 2019 में जहां हमारा डिपॉजिट 4,53,60,083 था, ये 2020 में बढ़ के 8,91,35,457 हुआ। और ये 2021 में बढ़ के 9,42,05,59,122 हो गया। और 2022 में ये 10,32,47,645 हुआ। तो ये ग्रोथ डिपॉजिट में रही है। यद्यपि इस दौरान जैसे मैंने कहा कि एक पीरियड रहा, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे कलीग्स हैं, ये मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ, उनका समर्पण, उनका सहयोग, उनका परिश्रम निश्चित तौर पर है। उनका सहयोग और जो विजन मैंने उनको आज से 5 साल पहले दिखाया था, तो उस विजन को वो पकड़ के चलते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी भी कार्यक्रम को सफलता मिलती है। इसका ये प्रमाण भी। और इस तरह से 89,88,523 रुपए का एब्सोल्यूट ग्रोथ ये इसमें दिख रहा है आपको 2021 के मुकाबले की हम बात करें। अगर हम आउटफ्लो की बात करें तो 2019 में 2,96,29,345 ये तो पेमेंट था। 2020 में ये बढ़ के 7,54,22,188 का हो गया। 2021 में 8,68,71,610 का हुआ। और 2022 में 9,46,83,144। इस तरह से ये हमारा ग्रोथ भी इस सेक्टर में भी ग्रोथ रहा है, यानी पेमेंट भी बढ़ रहा है, डिपॉजिट भी बढ़ रहा है, तो पेमेंट भी सामान्य जैसे बढ़ रहा है। 78,11,534 रुपए का टोटल इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा हेल्दी होता है कि उसके दोनों रेशियो मेंटेन रहे। यानी अगर हम डिपॉजिट ले रहे हैं तो डिपॉजिट को विथड्रॉ भी करते हैं, डिपॉजिट का पेमेंट्स भी करते हैं, इससे एक पूरा सिस्टम लाइव बना रहता है। अब जो पैसा हमें मिलता है उसको हम, क्योंकि निधि एक्ट के अंतर्गत या कोई भी बैंकिंग एक्ट जो है वो ये कहता है कि हम अपने डिपॉजिट को केवल और केवल लोन पर बांट सकते हैं। हम कोई भी रियल एस्टेट कंपनी नहीं खड़ी कर सकते, कहीं कोई भी ऐसा कारोबार नहीं कर सकते इसके अतिरिक्त कि हम केवल लोन दें। तो इसमें भी हमारा एक आपको बताता हूँ ईयर वाइज, अगर अप्रैल 21 से मार्च 2022 तक की बात करें तो करीब करीब हमने अप्रैल में 14,10,955 रुपए का रिकवरी की। उसके अगेंस्ट में 9,06,500 रुपए का लोन बांटा। मई में रिकवरी बढ़ा के 13,31,439 रुपए की रिकवरी हुई और 4,50,000 रुपए का लोन बांटा। जून में 19,14,420 रुपए की रिकवरी की और 19 लाख रुपए का हमने लोन भी बांटा है। जुलाई में 20,54,472 रुपए की रिकवरी की और 10,02,500 रुपए का हमारा लोन अमाउंट जो हमने दिया है लोगों को। अगस्त में 18,59,425 ये रिकवरी की और 16,85,000 रुपए हमारा जो था हमने लोन में डिसबर्स किया है। सितंबर में 21,74,632 ये हमारा एक साल पहले इसी महीने में टोटल हमने लोन बांटा था, टोटल रिकवरी की थी और 21,90,000 का हमारा लोन भी बांटा गया था। अक्टूबर में 20,31,593 रुपए का हमारी रिकवरी थी और 14,85,000 रुपए हमने लोन में बांटा था। नवंबर में 18,59,122 रुपए का टोटल हमारी रिकवरी थी और 23,30,000 रुपए का लोन अमाउंट है जो हमने बांटा हुआ था। दिसंबर में 25,69,095 रुपए की रिकवरी की और 28,57,000 रुपए का लोन अमाउंट हमने बांटा। जनवरी में 20,51,657 रुपए की रिकवरी की और 13,15,000 रुपए हमने लोन में बांटा। फरवरी में 19,70,806 रुपए की रिकवरी की और 10,07,000 रुपए लोन में बांटा। मार्च में 27,37,180 रुपए की रिकवरी हुई। ये रिकवरी इसलिए बढ़ी क्योंकि मार्च एंड मंथ होता है तो सारा फोकस डिपॉजिट हो चाहे रिकवरी हो उस पर होता है। तो 27,37,180 रुपए की रिकवरी आई और 14,25,000 रुपए के हमने लोन भी बांटे हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो टोटल लोन अमाउंट हमारा
1,86,38,500 करा। पूरे एक साल में हमने 1,86,38,500 रुपए के एब्स्ट्रैक्ट लोन बांटे हैं और 2,39,64,796 की हमारी रिकवरी भी आई है। तो दोनों चीजें यहाँ भी बैलेंस करते हैं। अगर हम लोन बांटते हैं तो रिकवरी पर भी पूरा फोकस करते हैं, क्योंकि यदि रिकवरी हमारी मजबूत होगी तो ऑर्गेनाइजेशन निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, उसी पर सारी इनकम आधारित होती है, इसलिए उसकी रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर हम ईएमआई एनालिसिस देखें, 2019 में केवल हमने जब स्टार्टिंग थी 63 लोन किए थे, 2020 में बढ़ के 199 हो गए, 2021 में 170 लोन बांटे और 2022 में 161 लोन हमने बांटे। इसी तरह से यदि हम अमाउंट की बात करें तो 2019 में 78,65,000 रुपए का लोन बांटा, 2020 में 2,28,81,000 और 2021 में 2,90,02,000, 2022 में थोड़ा कम रहा 1,86,38,500। अगर हम ईयर वाइज देखें रिकवरी को तो 2019 में 44,32,652 ये टोटल हमारी 2019 की रिकवरी है। 2020 में 1,21,93,840 की रिकवरी हुई। 2021 में 1,88,23,726 रुपए की रिकवरी हुई और 2022 में 2,39,64,796 रुपए की रिकवरी टोटल की। इस तरह से अगर हम पिछले वर्ष के मुकाबले देखें तो करीब 51,41,470 रुपए का टोटल ये एब्सोल्यूट ग्रोथ ईयर वाइज जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ईयर वाइज इस तरह से ग्रोथ ये हुई है। ये पूरे एक साल का जो था समराइज में मैं प्रेजेंटेशन दिया आपको। और इसके अलावा एक कंपैरेटिव स्टडी भी हमने तैयार की है। पिछले साल अप्रैल 21 से अगस्त 21 में पोजीशन क्या थी और आज अप्रैल 22 से अगस्त 22 तक यानी लेटेस्ट पिछले महीने तक हमने कितना काम को आगे बढ़ाया। अगर हम मेंबर वाइज देखें तो 2021 में 69 मेंबर हमने बनाए थे इस दौरान, इस अवधि में यानी अप्रैल 2021 से और अगस्त 2021 तक जो टोटल मेंबरशिप हुई थी वो बहुत कम हुई थी 69, जिसका टारगेट हमने अभी अचीव कर लिया है अगस्त में 208 मेंबरों का। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स था वो हमने 4 महीने में पूरा कर लिया। तो ये हमारे साथियों की मेहनत और परिश्रम है कि उन्होंने उस टारगेट को पूरा कर लिया। और अब निश्चित तौर पर इस साल मेंबरशिप अच्छी होगी, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट भी सुधर गया है और अब स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या भी नहीं है, लोगों की मानसिकता भी थोड़ा बदल गई है। अगर हम बात करें आपकी इनफ्लो की, कैश हमारे पास जो आया है, तो 2021 में इसी अवधि में 3,37,09,248 रुपए का हमारा टोटल जो हमारे पास इनफ्लो हुआ था। 2022 में ये बढ़ के 3,78,07,058 रुपए का इनफ्लो हुआ है, यानी 40,97,810 रुपए का इसमें भी एक्टिव ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। आउटफ्लो की यदि बात करें तो 2021 में 3,28,06,645 ये फिगर था और इस बार 3,67,58,659 ये टोटल हमारा आउटफ्लो है अमाउंट। इस तरह से 39,52,014 ये टोटल कैश आउटफ्लो है हमारा, जो हमने लोगों को पेमेंट भी रिलीज किया है। अगर लोन अप्रूवल की बात करें इस अवधि में तो 2021 में इसी अवधि में हमने 46 लोन किए थे और अभी हम 79 लोन पूरे कर चुके हैं। 79 लोन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये लगातार अभी जारी भी है। डिसबर्समेंट अमाउंट की अगर हम बात करें तो 2021 में 59,66,500 ये फिगर हमारा था और 2022 में 82,91,000 टोटल हमारा अमाउंट है जो कि हमने लोन में बांटा है। रिकवरी की यदि हम बात कर रहे हैं तो 2021 में 85,70,712 रुपए की रिकवरी इस अवधि में हुई थी, जो बढ़ के 1,07,83,654 ये रिकवरी भी हमने पूरी कोशिश की है कि इसको भी इस बार करीब 2.5 से 3 करोड़ के आसपास रिकवरी का प्लान है हमारा, इसको हमें करना है।
31 मार्च प्रोग्रेसिव जर्नी 2017 से 2022 के बीच में आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से पिछले 5 वर्षों में जो हमारी यात्रा रही है, इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। 2017-18 में यदि डिपॉजिट्स की बात करें एज ऑन 31 मार्च तो 33,46,558 का डिपॉजिट था हमारे पास, जो 2018-19 में बढ़कर 1,37,44,881 हुआ। 2019-20 में ये बढ़ के 2,74,58,151 हुआ। 2020-21 में ये बढ़कर 3,48,18,649 रुपए हुआ और 2021-22 में ये बढ़ के 4,33,09,200। इस तरह से ये डिपॉजिट की प्रोग्रेसिव जर्नी है 2017 से 2022 तक, और ये एज ऑन 31 मार्च फिगर है जो क्लोजिंग में हमारे पास अवेलेबल फिगर था। इसके बाद इसी तरह से जो लोन डिसबर्समेंट हुआ 2017-18 में केवल 21,85,211 रुपए का लोन बांटा गया। 2018-19 में ये बढ़ के 67,18,277 का हो गया और 2019-20 में ये बढ़ के 2,04,18,848 का फिगर हो गया और 2020-21 में 2,73,40,599 का ये टोटल फिगर इस तरह से लोन बढ़ रहा है। 2021-22 में ये बढ़ के 2,91,69,413। तो देखिए कंटिन्यूअसली लोन जो है हमारा वो भी बढ़ता जा रहा है जैसे डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। अगर हम डिसबर्समेंट की बात करें तो 2017 से 2022 के बीच में जो टोटल डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें तो 25,45,000 का है, जो 2018-19 में 78,65,000 हुआ। 19-20 में ये हो गया टोटल 2,28,10,000 और 2019-20 में ये हुआ 2,90,02,000 और अभी 21-22 में 1,86,38,500 का रहा। रिकवरी यदि देखें तो 17-18 में 44,04,930 की टोटल रिकवरी हुई। 18-19 में बढ़ के ये 44,32,652 हो गई। 19-20 में ये 1,21,93,846 हुई। 20-21 में 1,88,23,726 हुई और 21-22 में 2,39,64,796 ये रिकवरी फिगर है। और यदि ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिसबर्समेंट जरूर बीच में कम हुआ है। रीजन केवल और केवल एक ही है कि मार्केट को देखते हुए लोन डिसबर्समेंट किए जाते हैं। जब देखा जाता है कि मार्केट हल्का सा वोलेटाइल है या अभी अगर पैसा दिया तो वो फंस सकता है पैसा कुछ समय के लिए, तो थोड़ा लोनिंग को स्लो किया जाता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। मार्च 20 में जब पहली बार प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की, 21 मार्च की बात है, जब उन्होंने घोषणा की कि अब लॉकडाउन चालू होने वाला है, उस समय तक हम करीब 20-22 लाख रुपए का लोन बांट चुके थे। तो समस्या ये आई कि अगले 3 महीने कंप्लीट लॉकडाउन हो गया और जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ तो हमारी रिकवरी बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम फिगर पे पहुंच गई। तो ये थोड़ा सा ये देखा जाता है। अब लेकिन चूंकि नेचुरली मार्केट अच्छा है और लोग कोई किसी तरह की महामारी का खतरा नहीं है, हम लोग फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो नेचुरली इस बार ये लोन भी बढ़ेगा और अगले साल फिगर और हैंडसम मिलेंगे आपको। और एक आशा ही नहीं विश्वास भी है, जैसे कि मैंने पूर्व में भी घोषणा की थी पिछले साल की मीटिंग में कि 2022 और 23 का जो अवसर हमें मिलेगा वो हम लाभांश का वितरण भी करेंगे अपने सभी सम्माननीय सदस्यों का। तो वो भी एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि 5 साल में, क्योंकि जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं उनको ये कहा जाता है कि शुरू का जो 5 से 6 साल का पीरियड होता है वो एक तरह का जिसको हम कहते हैं कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस का पीरियड होता है और हम यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। आज भी हमारी एक्चुअली इस साल भी आप बैलेंस शीट देखेंगे तो प्रॉफिट में है, लेकिन कुछ ऑडिट कंप्लायंसेस रहते हैं जिसलिए वो करीब 3,68,000 का कोई है डेप्रिसिएशन है, वो कवर पहले ही हो चुका है। और इस साल नेचुरली जो भी प्रॉफिट आएगा आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होगा और उसका लाभांश भी वितरित किया जाएगा।
2017 से 22 के बीच में अगर हम एज ऑन 31 मार्च देखें तो 2017-18 में 34 लोन बांटे, 2063 में 63 हो गए, 2018-19 में 19-20 में 199, 20-21 में 170 और 21-22 में 161 लोन बांटे। मेंबरशिप 2017-18 में 411, 18-19 में 868, 19-20 में 862, 20-21 में 323 और 21-22 में 227 मेंबरशिप टोटल रही। इस तरह से यदि हम देखें, एक थोड़ा सा मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ इस संबंध में। एज ऑन 31 मार्च यदि 21-22 को समराइज करें तो टोटल जो डिपॉजिट थे एज ऑन 31 मार्च 4,33,09,200 रुपए के थे और एडवांसेस हमारे 2,91,69,413 के थे। कैश रिजर्व हमारा 1,41,39,887 का था। क्योंकि एक रूल है कि हमें टोटल जो हमारा डिपॉजिट होता है उसका 10% मैंडेटरी नेशनलाइज बैंक्स में एफडी के तौर पर रखना होता है। तो करीब 46 लाख रुपए हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज एफडी जमा है। 4,43,09,200 जो है उसका 10% 43 लाख के आसपास होता है। हमने 3 लाख एडवांस में जमा करा के रखा है। ये इसलिए किया जाता है कि कहीं कोई पेमेंट में रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जिसको हम बैंकिंग की भाषा में सीआरआर भी कह सकते हैं, कैश रिजर्व भी कह सकते हैं उसको, तो वो सीआरआर मेंटेन किया जाता है। 46 लाख रुपए हमारा, 12 लाख रुपए एसबीआई में है और 34 लाख के करीब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट है और अभी 2 लाख रुपए का एक डिपॉजिट अभी बढ़ाया गया है। कैश इन हैंड हमारे पास 31 मार्च की डेट में 95,35,787 रुपए का था। ये टोटल समराइज वे में आपके सामने ये सारा प्रेजेंटेशन और इसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारा आपके सामने रखा गया है। विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट आपकी टेबल्स पर दी गई है, आप उसका भी अवलोकन कर सकते हैं और उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस तरह से बनाई गई है कि पूरी रिपोर्ट यदि पढ़ने की आवश्यकता न पड़े और समराइज में सारी चीजें आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट में मिल जाए। तो इस तरह से ये प्रस्तुतिकरण मैंने रखा था और ये रिपोर्ट भी आपके सामने है। तो एक परंपरा होती है किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में कि जहां पर सम्माननीय जो सदन है हमारा वो उसका अनुमोदन करेगा और जब तक वो जब अनुमोदन करेगा तो वो बकायदा उसको हाथ उठा के उस रिपोर्ट का अनुमोदन करना होता है कि हाँ ये रिपोर्ट हमने देखी, समझी, इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं है अनुमोदन करने में। तो मैं चाहता हूं कि यदि कहीं पर कोई विशेष किसी को भी संदेह या किसी तरह की समस्या ना हो तो एक सहयोग में चाहता हूं कि आप कृपया इस रिपोर्ट को अनुमोदित करें और हाथ उठाकर इस रिपोर्ट का अनुमोदन करें सभी लोग। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये रिपोर्ट अनुमोदित हुई और एक हमारा विजन भी है, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि एनबीएफसी हमें क्रिएट करना है। अभी ये 2 करोड़ का एनओएफ जो नेट ऑन फंड दिख रहा है ये सरकार ने बढ़ा के इसको 5 करोड़ कर दिया है। तब इसलिए किया है कि इसमें सीरियस लोग ही आए, अनसीरियस लोग ना आए, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में फेलियर्स की संख्या बहुत ज्यादा है कंपनीज की। तो सरकार नॉर्म्स कठिन करती जा रही है। तो यदि 2 करोड़ होता तो आज ये हमारा एनबीएफसी आज क्रिएट हो जाता, लेकिन अभी उम्मीद है 5 करोड़ का एनओएफ हम अगले 1 या 2 सालों में जरूर निश्चित तौर पर बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया विजन है, आपका सहयोग रहेगा, ईश्वर की कृपा रहेगी तो बुंदेलखंड का अपना एक एनबीएफसी भी होना चाहिए और बुंदेलखंड का अपना खुद का एक बैंक भी होना चाहिए। ये जस्टिफाइड भी है। नेशनलाइज बैंक अपनी जगह है, बुंदेलखंड का अपना खुद का बैंक होगा जो बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा बुंदेलखंड के लोगों के साथ बनाया जाएगा। आपका सहयोग और समर्थन आवश्यक है। धन्यवाद। एक और इसमें लीगल प्रोविजन है। ये जो रिपोर्ट है ये मिस्टर पंकज हिमथानी एंड एसोसिएट्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैनल से हमें दिए जाते हैं। हर साल जो एक्सटर्नल ऑडिट होती है वो करते हैं, तो ये हर साल ऑडिटर बदल जाता है। तो 1 साल के लिए इनको एज पर लॉ हमें अपॉइंट करना पड़ता है कि हाँ इन्होंने इसको काम को किया, हमने इनको अपॉइंट किया। तो ये अपॉइंटमेंट के लिए भी मैं चाहता हूँ कि आप इनका अनुमोदन करें, इसको हाथ उठाकर अनुमोदित करें कि ये मिस्टर हिमथानी ने जो रिपोर्ट बनाई है वो किसी भी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना बनाई है। धन्यवाद।